लोमड़ी का उपाय। एक जंगल में थोड़े मधुमक्खी रहते थे। वह मधुमक्खी बहुत मेहनत से सारे जंगल में घूमकर शहद इकट्ठा करते थे और उनकी इकट्ठा की हुई शहद को एक भालू जब का तब पी लेता था। उस भालू को देख मधुमक्खियां दुखी होते पर कुछ भी नहीं कर पाते। एक दिन उन मधुमक्खियों ने अपने दुख को चतुर लोमड़ी मामू से कहकर शिकायत की। किसी भी तरह वह भालू के मुसीबतों से हल करवाए करके प्रार्थना किया। तभी लोमड़ी को एक उपाय सूझी। ठीक है, तो वो भालू के मुसीबतों को हल कर दूंगा, लेकिन उससे मुझे क्या लाभ, क्या मिलेगा इसे करके? तुम्हें जरूरतमंद शहद देंगे। इससे मधुमक्खियों की नायिका ने कहा। इन शब्दों को सुनते ही लोमड़ी के मुंह में पानी आ गए और वह लोमड़ी बहुत सोच समझकर मधुमक्खियों से कहा, शहद के घाट को शेर के गुफा के आसपास छुपाएंगे तो भालू आसपास भी नहीं भटक पाएगा। तो उन्होंने वैसे ही किया। ऐसे भालू के बहुत ढूंढने पर भी शहद नहीं मिला। फिर आखिरकार उन मधुमक्खियों को भालू के मुसीबतों से छुटकारा मिल ही गया। लेकिन मधुमक्खियों ने लोमड़ी को दिया हुआ वादा तोड़ दिया। फिर भी आस न छोड़ने वाला लोमड़ी मधुमक्खियों से पूछा, तो वे मधुमक्खियां उसके किए हुए मदद को भूलकर उधर से चले जाने को कहा। इससे लोमड़ी गुस्से से सीधे सीधे भालू के पास जाकर शहद के घाट के बारे में बता दिया। महाराज की ना होने वाले समय देख के मैं तुम्हें बुलाऊंगा, तब तुम आकर धीरे से शहद पीकर चले जाना, बोलकर सलाह भी दिया। फिर से भालू आकर शहद पीना शुरू कर दिया। ऐसे मधुमक्खियों की पीड़ा फिर से पहले स्थिति पर ही पहुंच गई। इससे ना कुछ कर पाते हुए मधुमक्खियां लोमड़ी से मिलकर उन्हें क्षमा करके बचाने की प्रार्थना करते हुए गिड़गिड़ाए, इस बार तुम्हें पक्का शहद की दावत देंगे, हमारा विश्वास करो। चाल के अनुसार लोमड़ी भालू के पास जाकर कहा, भालू मामू, तुम्हारे बारे में महाराज सब कुछ जान गए। तुम्हारे गुफा की तरफ आने पर वह गुस्से से लाल हो गए। शेर के हाथ आ गए तो समझो तुम्हारा काम तो खत्म, बोलते हुए डराने लगी। उन बातों को सुनते ही भालू कांपने लगा और सोचा कि प्राण बचेंगे तो शहद कभी भी पी सकते हैं, और तुरंत उधर से भाग गई। ऐसे भालू की मुसीबत टलने पर सारे मधुमक्खियां बहुत खुश हुए और अपना वादा रखते हुए लोमड़ी को एक अच्छी सी दावत भी दिए। मछलियों की बारिश। एक गांव में गोपाल नामक एक मछुआरा रहा करता था। वो हर रोज तालाब जाता और मछली पकड़ता था, फिर गांव आके उन्हें बेच देता था। इससे जो पैसे उसे मिलते वो सब कुछ अपने परिवार को पालने में लगा देता था। ऐसे ही बहुत दिन गुजर गए। एक दिन शहर से एक बहुत बड़ा मछलियों का व्यापारी उनके गांव आया। उसका नाम हरी था। वो गांव में एक दुकान खोलने आया था। उसकी दुकान सजावट और मछलियां बेचने के तरीका देखकर सभी गांव वाले उसे मछली लेते थे। आओ गांव वालों, आओ, मेरे पास रंग बिरंगी बड़ी बड़ी मजेदार मछलियां हैं। एक बार खाओगे तो बार बार आओगे। इस कारण गोपाल के पास अब कोई भी नहीं आता था। गोपाल को उदास देखकर, ए गोपाल, तुम्हें नहीं पता मेरी हर गांव में और हर शहर में दुकान है। मैं तुमसे बहुत बड़ा व्यापारी हूँ। तुम्हारे पास जो मछलियाँ है ना, वो बहुत छोटी और फीकी है। अब तुम ही बताओ, तुम्हारा व्यापार कैसे चलेगा? पहले बड़ी और मजेदार मछली ढूंढो, फिर बेचने आना। अब गोपाल तालाब में बड़ी मछलियाँ पकड़ने जाता था, पर जब भी वो जाल बाहर निकालता तो छोटी छोटी मछलियाँ ही आती थी। वो उन्हें वापस तालाब में डाल देता था। सारा दिन वो बस मछलियाँ पकड़ता और वापस उन्हें पानी में डाल देता। कुछ दिन बाद उसकी पत्नी ने ये सब कुछ देखा। पहले ही आप हरी के बातों में आकर अपने व्यापार को घाटे में चला रहे थे, पर अब तो वो भी बंद कर रहे हो। वो ढोंगी है। इस तालाब में बड़ी मछलियाँ हैं ही नहीं।
जो तुम्हें छोटी मछलियाँ मिल रही हैं, तुम वो भी वापस तालाब में क्यों डाल रहे हो? जितना तुमसे हो पा रहा है हम उसमें ही खुश हो जाएंगे। तुम्हारे साथ खाना खाने के लिए हम सब ने अब तक कुछ भी नहीं खाया है। चलो घर चलो। उस तालाब में एक देवी भी रहा करती थी। अब वो हरी को सबक सिखाना चाहती थी, इसीलिए उसने पूरे गांव में अपने जादू से मछलियों की बारिश कर दी। हर कोई मछली पैसे देकर क्यों खरीदे, ये सोचकर सिर्फ बारिश की मछलियाँ लेने लगे। जो गांव वाले हरी की दुकान से मछलियाँ लेते थे वो भी अब बारिश की मछलियाँ ही खाते थे। कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा। हरी की दुकान बहुत घाटे में चल रही थी। ये बारिश में मछलियाँ कैसे आ रही है? कौन अपने पैसे बर्बाद करके मेरी दुकान से मछलियाँ खरीदेगा? इतना कहकर वहाँ से दूसरे गांव चला गया। हरी के जाने के बाद मछलियों की बारिश होना बंद हो गई और दोबारा गोपाल का व्यापार अच्छा चल रहा था। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अगर हम किसी और के नुकसान करेंगे तो हमारा भी कभी भला नहीं होगा। भाग राजा या गधा राजा। एक गांव में धोबी के पास एक गधा रहता था। वह हमेशा मालिक से खुश नहीं था। धोबी के इस चार घास चरे के लिए मैं भला क्यों मेहनत करूं? मेरा श्रम और उसका फल, इस भेद को मैं क्यों भुगतूं? सोचकर वह हर दिन रात को अपने आप को छुड़ाकर पास के जंगल में भाग जाता था। जंगल के गधे इस नई आई हुई गधे को संदेह से देखे। पहले किसी ने उतना ध्यान नहीं दिया, फिर जल्दी उसके बातें सुनकर उधर शामिल हो गए। आगे आगे उस गधे ने उन सब के बीच अपनी पहचान बना ली। एक दिन उन गधों के भीड़ में इस जंगल का राजा कौन है बोलकर पूछा। भाग राजा, बोलकर कहा एक गधे ने। कब से? हमारे दादाओं के जमाने से ही यह बाघ राजा के दादा राज्य करते थे। फिर इनके पिता का अधिकार चला और अब उनके बाद ये बाघ राजा राज्य कर रहे हैं। यह कितना घोर और सरासर धोखा है। कुछ सोचो, हमेशा भाग जात ही राज्य करेगा तो फिर बाकी के जानवरों को राज्य पालन करने का मौका कैसे मिलेगा? इस बार हमारे जात को ही राज्य अधिकार का मौका मिलना चाहिए। उसकी बातों से सारे गधे सोच में पड़ गए। आखिर में वही बूढ़ा गधे ने पूछा, तुम्हारे बात सुनने के लिए तो ठीक है, लेकिन राज्य पालन करने का हमें सामर्थ्य होना चाहिए ना। यह बात सुनते ही वह नई गधा जोर से चिल्लाकर पीछे के पैर से जमीन पर लात मारी। हमारे भलों को हम ही कम समझ रहे हैं। हम बुद्धि में और बल में किसी से कम नहीं, लेकिन हम बस थोड़ा धीरज रखते हैं। उतना क्यों, मुझे एक बार अधिकार देने को कहो। इस बाघ राजा से अच्छा राज्य पालन करूंगा। सारे गधों ने मानते हुए सिर हिलाया। अपने नए नायक गधा राजा की जय जयकार करते हुए नारे बोलने लगे। अगले दिन सारे गधे बाघ राजा के पास आए। सब गधों को एक ही बार देखने पर मंत्री लोमड़ी भाग जाता था। क्या बात है? बोलकर बाघ राजा गरजने लगे। गरजने पर वे सब डर गए, पर फिर भी कुछ बाहर नहीं दिखाए। गधा राजा, हमारे आने की वजह भाग राजा से कहो। सारे गधों ने कहा। बाघ राजा को तो वह सब देख के बहुत ही मजेदार लग रहा था। हवा के झोंके से कोई उड़ पाता है क्या? राज्य का मुकुट सच में कांटों से भरी होती है। उसकी आशा सबको होती है, पर अधिकार का योग्य ना होने पर वह मूर्खता होगी। ऐसे क्यों बोल रहे हो बाघ राजा? हमें एक बार अवसर तो दो। हम उसके योग्य है या नहीं आपको ही समझ में आ जाएगा। बोलते हुए गधे राजा ने बहुत ही देर से भाषण देने लगे। बाघ राजा को पानी सर से ऊपर तक पहुंच चुका था। गधा राजा अकेला आया होता तो अब तक एक ही पंजा में मारकर कहीं दूर पहुंचा देता। अच्छा ठीक है, आज से इस जंगल के राजा तुम हो। इस जंगल की 1000 आंखों से हिफाजत करो। सारे गधे विजय नारे लगाते हुए वापस चल पड़े। गधा राजा को शुभकामनाएं देकर खुशी मनाए। ऐसे कुछ दिन जंगल के राजा के होदे में गधे ने सारे भोगों का अनुभव किया।
एक दिन कहीं से हाथियों की भीड़ आकर जंगल में बवाल करने लगे। सारे पेड़ों को नष्ट कर रहे थे। छोटे जानवरों को पैरों से कुचलते हुए, शोर मचाते हुए सबके नींद हराम करके छोड़ दिया था। इससे गधा राजा को बहुत गुस्सा आया। अपने सिपाहियों को चौकन्ना किया। एक ही बार सारे हाथियों पर दंड किया, लेकिन हाथियां उनसे नहीं डरे। वे सारे पलट के वार करने लगे। अपनी सूंड से बहुत दूर धक्का देने लगे। इससे बहुत सारे गधे डर के भाग गए। गधा राजा के बातों से डट के एक हाथी का सामना किया तो उसे गुस्सा आकर गधा राजा को अपनी सूंड से उठाकर कहीं दूर फेंक दिया। तो बस गधे का कमर टूटने ही वाला था। एक क्षण की भी देर ना करते हुए तेजी से बाघ के पास दौड़ता हुआ पहुंचा। बाघ राजा, मेरी बुद्धि ठिकाने लग गई। हम गधे, हमारा वजन उठाने का काम पर्याप्त है। आप बाघ है, आपको ही सबके राजा होने का अधिकार है। अब चलिए, देर करने पर हमारा जंगल नष्ट हो जाएगा, बोलकर हाथियों के बारे में बताया। गधा अपनी गलती जानने पर बाघ राजा हाथियों के भीड़ के पास आकर जोर से गरजा। बस एक ही गरज से सारे हाथी उल्टे पैर वापस लौट गए। इस कहानी की शिक्षा है कि जिसका काम है उसी को करना चाहिए।